अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम तुर्बते दिल का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। कुछ दिनों से मैं थोड़ी बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं दोनों नावल अपलोड नहीं कर पाई, सिर्फ हर्टलेस ही अपलोड करती रही हूँ। लेकिन आज से इंशाल्लाह मैं दोनों नावल अपलोड करूँगी और तुर्बते दिल मैं कोशिश करूँगी ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये वाला नावल कंप्लीट करें और डेली अपलोड करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दराज में से तस्वीरें ढूंढने लगी थी वो। पिक्स ऑफ अनगोइंग मर्डर केस। फाइल पर लिखा नाम पढ़कर उसने उस फाइल में से तस्वीरों वाला पैकेट निकाला था। घबराहट में वो जल्दी से उस पैकेट को अपने क्रॉस बैग में डाले वहाँ से निकली थी। राजदारी से यहाँ वहाँ देखती वो सीढ़ियों से दूसरी तरफ से मुड़ने लगी थी कि सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकराई थी। ouch! मेरी कमर टूट गई। वो लहरा कर नीचे गिरी थी। कौन हो तुम? मिसेस द्राफ ने उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए पूछा था और बड़े गौर से देखा था उसे। जीन्स पर रेड टॉप पहने, उस पर अपने साइज से बड़ी हड्डी पहने, पोनी टेल बनाए, क्रॉस बैग पहने, तीखे नैन नक्श, बड़ी ब्राउन आंखों के साथ वो लड़की अपनी कमर मसलते उन्हें पहली नज़र में इंस्पायरिंग लगी थी। वो मैं वहाँ। हाँ हैसम सर, उन्होंने भेजा था मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने अपने रूम से। उसने गड़बड़ाते हुए बात संभाली थी। मगर हैसम किसी को भेजता है घर पर तो मुझे इन्फॉर्म करता है। बताओ कौन हो? उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में उसे खोजती नज़रों से देखते हुए पूछा था। वो मैं, उसने सर घुचाते हुए कहा था। सामने खड़ी उधेड़ उम्र औरत की शख्सियत बेरौबदार थी। साड़ी पहने, बालों को जूड़ा बनाए, कंधे पर शाल डाले, अपनी पर्सनालिटी से ही सुपर और डिसेंट थी, मगर साथ साथ रौबदार। उसके सख्त लहजे पर वो गड़बड़ाई थी। कहाँ? जावेद छाकर किधर हो? कौन है ये? उन्होंने नौकरों को आवाज़ देनी शुरू की थी। वो हाथी उड़ गया, वो रहा। उसने उनके पीछे देखते हैरानी से पूछा, क्या कहा? उन्होंने उसकी नज़र के ताक़ुब में देखा था। उनके पीछे मुड़ने की देर थी कि वह साइड से होकर तेज़ गाम एक्सप्रेस की स्पीड से निकली थी। अरे पकड़ो पकड़ो, वो बस यही कहती रह गई, भाग डूना वरना पकड़े गए। वो भागती हुई बाहर आते डूना को ज़ोर से बोली थी, और डूना जो चौकीदार को बातों में उलझाए हुए वो लगाकर गाड़ी तक पहुंचा था और गाड़ी स्टार्ट की थी। वहाँ की तरफ का दरवाज़ा भी खोल दिया था। वो हांफती हुई गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी चल पड़ी थी। चलती गाड़ी का वहाँ ने दरवाज़ा बंद किया था और लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। क्या हुआ था? डूना ने कहका लगाते हुए उसकी हालत देखते पूछा। कुछ मत पूछो, उसकी मामा ने पकड़ लिया था मुझे। वो तो शुक्र मैं उन्हें चकमा देकर भाग गई, वरना बुरी तरह फंसती। फ़ाहा ने सांस नॉर्मल करते हुए कहा था। काम हो गया? उसने पानी वाली बोतल का ढक्कन खोलकर उसे देते हुए कहा था। फ़ाहा सुल्तान चौधरी जाए और काम ना हो, ऐसा तो ख्यालात नहीं। टुनटना। फ़ाहा ने फोटोग्राफ्स वाला हाथ उसके सामने लहराते हुए कहा था। सो फाइनली एक और पत्ता हाथ लग गया। डोना ने उसके हाथ पर हाथ मारते हुए कहा था। बस बाकी के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं, फिर ही मज़ा आएगा। फ़ाहा ने मोबाइल निकालते हुए कहा था। हेलो जी मुबीन चाचा। डोना के मोबाइल पर कॉल आई थी और उसने रिसीव की थी। क्या हो? नो स्ट्रेंज। कौन सी वाली साइड पर? जी ठीक है, चले हम पहुंचते हैं चाचा, उसने शॉक्ड होते हुए कहा था और कॉल काटी थी। क्या हुआ? फ़ाहा ने उसके चेहरे के तासरात देखते हुए कहा था। वन मोर मर्डर, एक और सफाकी, उसने लंबा सांस खींचते हुए कहा था। क्या? फ़ाहा ने कनपट्टी मसली थी। हम चल रहे हैं वहीं, उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा था। फ़ाहा बस यही कह पाई थी। उसका दिल डूब गया था। एक और लड़की उस दरिंदे की सफाकियत की भेंट चढ़ गई थी और वो अभी उसी गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत भी नहीं कर पाई थी। बाहू में शमा को तोले ले, हरर कोई परवाना यहाँ। बाहों में शमा को ले ले, तो ये गाना गुनगुनाती वो डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी और अब गाड़ी की सीट पर बैठी थी। चादर खुद से हटाते वो यही सब कर रही थी। तमीज़ से बैठ जाओ इशू और मुंह बंद रखो अपना। उसके ऊपर झुकते सीट बेल्ट बांधते गुस्से से गराया था वो। अलहम, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने खुद पर झुके देख एक हाथ से उसकी गाल को सहलाते नशे में आंखें बंद करते खोला था। उसने गुस्से से उसका हाथ अपनी गाल से पीछे किए थे। तुम गंदे हो। शाल ने गाड़ी में बैठे खुद से चादर हटाते कहा था और फिर गाड़ी के स्टीयरिंग पर से अरहम के हाथ हटाए थे। इशू मुझे मजबूर मत करो कि मेरा हाथ उठ जाए। उसने जब्त के कड़े मराहिल में से गुजरते उसके सीने पर चादर फैलाई थी और उसको कवर किया था। मुझे नहीं पहननी। तुम मुझे डांट रहे हो। तुम हमेशा यही करते हो। लीव मी, आई वाना डांस। है कोई जो बाहों में? मुझको ले ले।
उसने सीट पर ऊपर को होकर बैठते हुए अपनी हाई हील सैंडल्स उतारते हुए कहा था। अरहम ने शालाबार नज़रों से उसे देखा था, फिर उसके हुलिये को। उसके गाने के लफ्ज़ सुनकर उसका दिल क्या मुंह तोड़ दे उसका। गाड़ी कुछ देर रुक कर उसने चारों साइड्स के शीशों पर ब्लैक कवर चढ़ाया था। फिर से उसके गिर्द अच्छी तरह चादर लपेटी थी। अब अगर तुमने इसको खुद से उतारा तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें मैं, उसने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा था। शोला बार निगाहों से और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लिया था ताकि वो दोबारा खुद से चादर न हटा सके, और फिर खुद एक हाथ से ड्राइविंग करने लगा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे हैंड्स में पेन हो रहा है, उसने उसके हाथ में से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, और फिर उसकी पकड़ मजबूत देखकर इस शाल ने उसके हाथों पर दांत गाड़ने की शुरू कर दिए। इतनी ज़ोर से दांत गाड़ रही थी वो कि उसके हाथ पर उसकी जिल्द में से खून रिसने लगा था। होश में रह कर भी तुम यही कुछ करती हो और होश से बेगाना होकर भी पंजे काटती हो। वो अपने हाथ की जिल्द में उसके दांत दस्ते देकर सोचता कर्ब से गुजरा था। अल्हाम उसके हाथ पर खून की बूंदें उभरी देख जाने किस ख्याल के तहत इशाल ने होंठ रखे थे उस पर। अरहम ने शिद्दत से आंखें पल के लिए बंद करके खोली थी, उसके होंठ हटाने चाहे थे अरहम ने, मगर अब वो बार बार अपने दिए गए जख्मों पर होंठ रख रही थी। चादर का पीछे छोड़कर अब वो उसके हाथों के पीछे पड़ गई थी, और अब अरहम ने भी हाथ पीछे हटाने की कोशिश नहीं की थी। हेलो फ़हा, कहाँ हो तुम? सुल्तान वाला के बाहर गाड़ी खड़ी करते उसने फ़हा से पूछा था। इस हाल में वो उसे सबके सामने घर नहीं छोड़ सकता था। मैं तो अरहम एक केस के सिलसिले में आई हूँ, कुछ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सुनो फ़हा, मेरी बात ध्यान से। इशाल ने ड्रिंक की थी और वो होश में नहीं है। अब मैं तुम लोगों के घर के बाहर खड़ा हूँ। नीड योर हेल्प। उसे अंदर कैसे पहुंच जाऊं? अरहम ने उसकी बात काटते हुए कहा था। क्या ईशू ने ड्रिंक? ओ माय गॉड, कैसे? उसने हैरानगी से पूछा। ये सब बाद की बातें, मुझे बस इतना बताओ कि मैं कैसे उसे उसके रूम तक पहुंच जाऊं। उसने परेशानी में अपना वही सवाल फिर से पूछा था। मैं करती हूँ आपको कॉल थोड़ी देर तक, कहते उसने कॉल काटी थी। अरहम ने अपने हाथ से लड़ती इशाल की तरफ देखा था। ड्रिंक किए हुए सुर आंखों, अपने उजड़े बिखरे हुलिये में भी उसके चेहरे पर दर्द वाजिया था। क्या मोहब्बत इतनी अना वाली होती है कि इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ बुला देती है? क्या करने जा रही थी वो उसे नीचा दिखाने के लिए? उसकी मोहब्बत की ज़िद में खुद को सबके सामने बेमोल, जिस पर सिर्फ और सिर्फ अरहम का हक था, वो अपनी इज्जत सबके सामने इश्तिहार बनाने जा रही थी। सोचते उसकी आंखों में नमी आई थी। हेलो फ़हा, बोलो। फ़हा की कॉल आते उसने कॉल रिसीव करते पूछा था। अहमद अभी से पूछा है मैंने, वो अपने रूम में है। अरसम भाई निकला हुआ है, जबकि हाब भी किसी ऑफिशियल डिनर पर गया है। तुम लॉन की बैक साइड से अंदर आ जाना, और खिड़की खुलवा दी है मैंने इशू के रूम की, और चौकीदार को भी रास्ते से हटवा दिया है। कोई नौकर नहीं देख सकेगा तुम्हें, आगे तुम संभाल लेना। फ़हा ने कहती कॉल डिस्कनेक्ट की थी। अरहम ने उसकी कॉल सुनते ही अ, अपनी जेब में फ़ोन डाला था और फिर बाहर निकला था। इशाल पर अच्छी तरह चादर उड़ाकर उसे कंधे पर डाला था। फिर से वो अंदर आया था और बैक लॉन वाली साइड से उसके कमरे में आकर उसके टांगें हिलाते खुद को छुड़वाते वजूद को बेड पर फेंका था। यूं अरहम तारिक, बैड बॉय, मुझे नीचे फेंका तुमने, आई विल किल यू। इशाल ने मुझसे चादर उठाकर दूर फेंकते कहा, और गिरती पड़ती खड़ी होती उस तक पहुंची थी और उसके गिरेबान को पकड़ा। फिर झूलती उसके सीने के साथ लगी थी। उसके पाँव पर पाँव रखकर उसकी गर्दन के पास मुंह लाकर उसकी कमर के पीछे हाथ बांधकर वो गहरे सांस लेने लगी थी। डांस करना है मुझे इल्हाम, उसके सीने के साथ लगे वो फिर से गुनगुनाते झूलने लगी थी। उसके नाजुक वजूद का लम्स, उसकी जुलस्ती सांसों की तपश में उसका कर्ब, कमर पर बंधे उसके नाजुक हाथ और उसका जानलेवा सरापा, उसके जिस्म की खुशबू, उसकी सांसों की गर्दन के पास चुभन कितने अरमान जगा गया था अरहम के दिल में। किस कदर उसको झुंझला रहे थे उसके काबू किए जज्बात। उसने नज़रें फेरते उसके कमर में हाथ डालते उसे बेड पर फेंका। अपने जज्बात को काबू करते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा और उसका नाइट ड्रेस निकाला। उठो और चेंज करके आओ, उसको उठाते उसके हाथ में पकड़ाते कहा था। दफातन वो उसे खींच कर अपने साथ बेड पर गिरा चुकी थी, जबकि नाइट ड्रेस उसके हाथ से छूटकर अब ज़मीन बोझ हो चुका था। अब सिचुएशन ये थी, वो उसके नीचे दबी हुई थी और वो आधे से ज़्यादा उसके ऊपर गिरा हुआ था। मैं कह रही हूँ मुझे डांस करना है तो डांस करना है। उसकी कमर में बाजू डालते, उसकी गर्दन में मुँह चुबाते और उसकी कान की लो के पास अपना सांस छोड़ते हुए कहा था। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? उसने उसके सुर्ख नशे में डूबी आंखों को देखते हुए कहा था। कोई और वक्त होता तो वो उसकी ज़िद पर सारी रात उसके संग झूमता, उसे अपने रंग में रंग देता। जब वो पूरे होश हवास में उस पर हक जताते, उससे फरमाइश करती, मगर अभी वो जानता था कि वो अगर होश में होती तो चाहते हुए भी इस तरह उसके पास उसके करीब ना आती। ईशू, उसने उसके
माथे पर आए बाल पीछे करते अपनी नमी को अपने अंदर उतारते हुए कहा था। कड़ा वक्त था उस पर रात की तन्हाई मनपसंद मोहब्बत सांसों के पास, फिर उस पर हक रखते हुए भी खुद पर जबर के पहरे बिठाना। इन लम्हों की बेकरारी उसके अंदर तूफान बनकर दौड़ी थी। हाँ, उसे जब उस पर टूटकर प्यार आता था तो वो यही कहती थी, हाँ। आज कितने अरसे बाद उसने उसे उस नाम से पुकारा था, वो भी नीम बेहोशी में, जब उसके सीनियर्स जबकि उसके सीनियर्स उस पर हावी थे। सिनीसिस, वो उसकी लाड भरी आवाज़ पर रुख फेर दिया था। उससे दूर होना चाहा ही था कि उसने उसकी कमर पर अपनी नाजुक पाँव का घेरा थोड़ा अपनी तरफ से मजबूत करते अपनी गुलाबी लब उसकी शहरक पर रखे थे और भीगा लम्स छोड़ा था। हम हैं, मुझे तुम चाहिए हो पूरे के पूरे, मेरे हम, मेरा हम इशू का हम। सब मुझसे तुम्हें छीन लेंगे, मेरा हम मुझसे दूर चला जाएगा। कोई इलाज हो उसे बताओ, इशू हम के बगैर मर जाएगी। उसने उसकी गर्दन में मुँह छुपाए सिसकना शुरू किया। उसके आंसू उसकी गर्दन को भिगो रहे थे। हम कहाँ जा सकता है इशू को छोड़कर, हम तो खुद कुछ नहीं है इशू के बिना। काश तुम ये इजहार पूरे होश में करती। उसने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते कहा था और फिर उसकी भीगी नाम पलकों पर लब रखे थे और उसकी नशे से भरी आंखों को देखने लगा था जहाँ उसका खुद का दर्द उभरा हुआ था। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, उसने छीन लिया तुम्हें, मुझसे दूर रहो मुझसे, तुमने उसे मोहब्बत की, मुझे धोखा दिया, मैं मार दूंगी उसे, दूर रहो मुझसे। उसके सीने पर मुक्के मारते गुस्से से उसने उसकी गर्दन पर दांत दसाए। वो अपनी आंखें बंद कर गया। उसके दांतों की चुभन होठों की अपनी अस्कन पर नरमी उसके लिए मीठा दर्द बनकर जानलेवा साबित हो रही थी, जो उसके खुद पर पाए काबू को ज़ेर कर रही थी। कुछ देर उसकी गर्दन पर अपने जालिम तशद्दुद के बाद लंबे लंबे सांस लेती वो उसकी नाक के साथ नाक मिलाकर अब उसकी सांसों से खेलने लगी थी। कभी खुद गहरा सांस छोड़ती तो कभी उसका सांस खुद में खींचती। अपने नाजुक वजूद को उसमें दसाए वो उसके जज्बात से कसौटी खेलने लगी थी। क्या चाहती हो? वो उसकी सांसों से मदहोश होकर उसकी नाक के साथ नाक रगड़ते पूछने लगा था, जबकि अब उसके लब इशाल के लबों को छू रहे थे। वो उस बात का जवाब दिए बगैर अब उसके लबों को फोकस में रखकर नशीली आंखों से देखने लगी थी उसे। ईशो हाम को किशी करेगी, वो इस वाले लिपि पर। वो उसके निचले लब पर अंगूठा फेरती हुई नशे में भोली। वो उसकी अगली फरमाइश सुनकर महमूद सा मुस्कुराया था और फिर उसकी गाल पर लब रखकर उसके बाजू अपनी कमर से हटाने लगा था। वो अपना एक बाजू हटाकर उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके निचले लब आंखें बंद किए झुकी थी। वो भीगे लम्स छोड़ने लगी थी। वो उसके गहरे सांसों की अटकलियों में ज़ेर हुआ था और चुपचाप उसके लम्स को महसूस कर रहा था। अब वो अपनी मनमानी करती उसके लब को ज़ाद करती पीछे हटी थी। अपने नरम भीगे सुर्ख लब लेकर लंबे गहरे सांस लेने लगी थी कि वो सेकंड से भी कम वक्त में उसकी गर्दन में हाथ डाले अपनी पूरी शिद्दत के साथ उसके लबों पर झुका था और उसकी सांसों की खुशबू को पीने लगा था। उसकी नरम पंखड़ियों पर जानलेवा गुस्ताखियाँ करता वो उसके गहरे सांसों को मदम कर चुका था और फिर नरमी से उसके सुर्ख भीगे लबों को साफ करता उसकी शहरक पर बने ऊपर नीचे तीन तिलों को शिद्दत से चूम कर उसके चेहरे को देखने लगा। वो आंखें बंद किए गहरे सांस लेती नशे में भी चेहरे पर हया की सुर्ख लाली सजाए उसके सीने में मुंह दे गई। वह उसकी पेशानी पर लब रखे खुद पर जबर के पैरे बिठाए उसे खुद से अलग करता उठा था। हाँ मात जाओ, वह जज्बात से चूर लहजे में उससे गोया हुई, उससे लाड भरी फरमाइश पर। वो जो गहरा उसे देखता उसकी कमर में हाथ डालता उठकर बैठ चुका था। चेंज कर ले पहले, फिर सोचते हैं इस बारे में, उसने कहा था। वो फिर से उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेर रही थी जैसे उसकी तलब और बढ़ गई हो। जब भी उसने उसका हाथ अपने होंठों से पीछे करते उठकर लाइट ऑफ की थी, अब कमरे की तारीकी में वो उसके पास आया था, उसे खुद के साथ लगाए, उसे नाइट ड्रेस पहनाया था, फिर उठकर उसने लाइट्स ऑन की थी। वो समझी शायद वो जाने लगा है, तभी उसका हाथ फिर से थामा था। ये फेंक दूँ, उसने अपने हाथ में मौजूद उसका वो गुथिया ड्रेस उसको दिखाते हुए कहा था और फिर उसे डस्टबिन में फेंका था। वो तकिए पर सर रखे लेट गई थी अब और दोनों बाहों से अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। एक शर्त पर आऊँगा तुम्हारे पास, पहले आंखें बंद करो और करवट लेकर लेटो। वह सीने पर हाथ बांधे उसे दूर से कह रहा था। वो मुंह बसरती बाजू बेड पर गिराती आंखें बंद करती करवट बदल कर लेट गई। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास आया था, उसके पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा था। वह सुकून महसूस करती अब गहरी सांस लेने लगी थी। आराम ने झुककर उसके कान की चमकती वदिया को देखा और
अपना शिद्दत पर लम्स छोड़ा और फिर उस पर कंफर्टर दुरुस्त करती खिड़की के रास्ते बाहर निकला था। गाड़ी में बैठकर उसने गुस्से और इश्ताल में डूबते गाड़ी पर बाहर की तरफ मोड़ी थी। डेथ बॉडी ज़मीन पर पड़ी थी। सीनियर ऑफ फ्रांसिंग टीम उसके इर्द गिर्द सारे सबूत इकट्ठे कर रही थी। कोई खटाखट क्लिक क्लिक तस्वीरें ले आ रहा था और कोई दूसरे सबूत इकट्ठे कर रहा था। वो दोनों दूर खड़े छुपे सब सुन रहे थे। ठीक है, आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें, जो सबूत मिले हैं उनको भी ऑफिस भिजवा दें और जगह क्लियर करवा दें। हाइसम ऑर्डर देता फ्रांसिक टीम के निकलते ही गाड़ी में बैठा। क्या हुआ मोबिन चाचा? डोना ने पास जाकर पूछा। वही जो बाकियों के साथ हुआ, बिल्कुल वैसे ही। ये बच्ची भी कत्ल हुई है। कल ही तो उसके माँ बाप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा कर गए थे और आज ये अल्लाह सबकी बेटियों या अल्लाह सबकी बेटियों को अपनी हिफाजत में रखी, आमीन। मुबीन चाचा ने भराई आवाज़ में कहा। चाचा, क्या मैं उन सबूतों को देख सकती हूँ? फहा ने मुबीन चाचा के हाथ में मौजूद सबूतों की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटा, मगर जल्दी वो दूसरा इंस्पेक्टर आ गया, उसने देख लिया तो वहाँ महा तमाशा हो जाएगा, चाचा ने कहा था। और फहा ने जल्दी से उन सबूतों को तस्वीरें ली थी और फिर डूना के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई थी। काश हम कुछ कर पाते, उसने दर्द भरे लहजे में कहा। इंशाअल्लाह हम ही इस हैवान को ढूंढ निकालेंगे। एंड डोंट बी सैड। अच्छे की उम्मीद रखो, हो सकता है हम अगली किसी लड़की को उसके कहर से बचा लें, डोना ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। इंशाअल्लाह, फहा ने भीगे लहजे में कहा था। वैसे क्या लगता है उसको टॉर्चर करने का प्लान कामयाब होगा तुम्हारा? डोना ने गाड़ी चलाते फहा के चेहरे से उदासी भिगाने की कोशिश करते हुए कहा। 101 या 200% कामयाब होगा, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। सब दुख भूल कर। हाँ हाँ, देखते हैं। वैसे वो बहुत शातिर है, डोना ने गाड़ी का मोड़ मोड़ते हुए कहा। यार डोना, मुझे लगता है वो घर गया होगा। अगर तो वो घर गया है तो उसके घर वाली साइड पर चलो, उसने एक्साइटेड होते हुए कहा था। क्यों? उसके घर छतरों की दावत उड़ानी है तुमने अपने करतूतों पर, डोना ने उसे छनबी नज़रों से देखते हुए कहा था। वो दिन गया जब वो एफएससी को हाथ भी लगा सके, मैंने तो उसका तमाशा देखना, तुम चलो, डोना को इस्तफसार से कहा था उसने। और डोना ने अफसोस से सर हिलाते गाड़ी हाइसम के घर के रास्ते पर डाली थी। खाना लगा दूँ हाइसम बेटा? उसके अंदर जाते ही नसरीन हाला ने पूछा था। नहीं हाला, खाना नहीं। दादो जोशी लेट गई क्या? बुनिया कैसी है? उसने उनके हाथ से पानी का गिलास लेकर पीते पूछा। जी, बेगम साहिबा कह रही थी थक गई तो जल्दी लेट गई। बुनिया ठीक है, जोशी बेटी के पास ही है, उन्होंने उसके हाथ से खाली गिलास लेते हुए कहा था। ठीक है, मैं भी सोऊंगा अब, कहते ही उसने जेब से मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया था। हाँ राफे बोलो, आज आई थी वो मेरे रूम, उसने सीसीटीवी वाले लड़के को फ़ोन करके पूछा था। जी सर, वो आपकी फ़ाइल में से कुछ पेपर या कोई लिफाफा लेकर गई है और वो। अच्छा ठीक है, ये तो मैं जानता ही था, बाज आने वाली हड्डी वो है भी नहीं। खैर, जब लिफाफे को खोलेगी तो पता चलेगा, हाइसम ने कहका लगाया। मगर सर मेरी बात तो। ओके राफे, बाकी डिटेल बाद में, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बाय, कहते उसने फ़ोन रखा था और राफे सर सर कहता रह गया। कमरे में आकर उसने अपनी कैप उतारकर टेबल पर रखी थी। फिर अलमारी खोलकर उसने अपनी नाइट ट्राउज़र और शर्ट निकाली थी और एक भरपूर थकावट भरी अंगड़ाई लेते वो वॉशरूम में घुसा था। शावर ऑन करते उसने शैम्पू की बोतल से शैम्पू लेकर बालों में लगाया था। ये शैम्पू को क्या हो गया है? उसने अच्छी तरह बाल धोते सोचे था। फिर उसका जिस्म टॉवल से साफ़ करते, चेंज करके दांत साफ़ करते उसने माउथ वॉश जैसे मुंह में डाला था, अबकाई की सूरत में बाहर फेंका था। खूब सारी कुलियाँ करता बाहर आया था वो, और खुद से स्मेल महसूस करते उसने जल्दी से परफ्यूम की बोतल से स्प्रे अपनी गर्दन के पास फेंकते सोचा था कि कौन उसकी चीज़ों के साथ अपनी वाहियात हरकत कर सकता है। अपनी परफ्यूम की स्मेल नथों से नहीं टकराई थी। वो छू छू करने लगा था। जानलेवा छिंकियों का सिलसिला शुरू हुआ था और जिस्म पर खुजली भी। जिस्म को जगह जगह से खुजाते तंग आते वो बाहर निकला था, मगर बाहर निकलते ही उसका टकराव नसरीन हाला से हुआ था। क्या मुसीबत है हाला, ये मेरे कमरे में कौन गया था? मेरी यूज़ की चीज़ों के साथ किसने छेड़छानी की? कभी अपनी गर्दन खुजाते, कभी बाजू खुजाते, छींके मारते, वो दौड़ते हुए गुस्से से बोला। सर मैं यही तो बताना चाह रहा था आपको कि वो लड़की आपकी चीज़ों के साथ भी छेड़छाड़ कर गई है। शायद उसने खुजली स्प्रे यूज़ किया है, इसलिए आपको ये हारिश को कहते हुए रोका था। व्हाट, तुम ये सब मुझे पहले नहीं बता सकते थे? अपने कमर के पीछे हाथ डालते हुए पूछा। क्या हुआ है ऐसा? मिसेस द्राब भी कमरे से निकल आई थी। वो जोशा भी उसकी गरज चमक सुनकर वो लड़की मेरी सारी इस्तेमाल की चीज़ों को तहस नहस कर गई और ये मुझे अब बता रहा है मेरे कपड़ों में अच्छू खुजली मार स्प्रे कर गई, मेरे शैम्पू में अच्छू पता नहीं क्या मिलाया, मेरे माउथ वॉश में पेट्रोल छू, मेरे परफ्यूम में मिर्चें छू। वो दिल में लाता हुआ चिंग्स मारता, खुद को रगड़ रगड़ कर हारिश करता सोफे पर बैठा था। सर मैं तो आपको, राफे ने बोलना चाहा। अच्छा, वो छोटी सी लड़की जो आज हमारे घर से फरार हुई थी, तुम्हारे कमरे से निकल कर मुझे कह रही थी कोई फाइल रखने आई है, उसने क्या ये सब उसने किया? मिसेस द्राप ने हंसते हुए कहा था। छोटी सी नहीं है, आफत है, पूरी आफत भी नहीं मुसीबत है।
उसने गुस्से से कहा था और अपनी दादी की हंसी देखते। भाई उसकी और आपकी क्या दुश्मनी भला? ज़ुइशा ने भी हंसी कंट्रोल करते उसकी कमर पर हारिश करते हुए कहा था। स्पाई है वो केस मेरे केस में टांगे फंसा रही है। मना किया तो अपनी हरकतों पर उतर आई। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। उसने छींक मारते हुए फिर कहा, उसके सामने ही हो जैसे फाहा उसके सामने ही हो। ज़ुइशा ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। सर मेरी माने आप अपने सारे कपड़े उतार दें। उसने नज़र झुकाए कहा, वट रबिश, दिमाग सेट है तुम्हारा? उसने अपने बाजू और कमर को गुजारते हुए कहा था, जबकि मुंह से अलग उसके पेट्रोल की स्मेल आ रही थी और छींके मार मार कर नाक अलग सुर्ख हुई थी और बाल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने येलो पेस्ट बनाकर उस पर लगा कर कलर कर दिया हो। सर मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपने कपड़े पहने हैं उनकी वजह से आपको खुजली हो रही है, बल्कि आपके कंफर्टर बेड अलमारी के सारे कपड़ों का भी यही सीन है। मतलब आप कुछ भी नहीं पहन सकते और अगर पहनेंगे तो बस खुद को ऐसे बंदरू आई मीन जाते हुए पाएंगे। उसने कहते हुए बात अधूरी छोड़ी। तुम तो पहले फुर्सत में निकलो यहाँ से, आउट। उसने सीसीटीवी की निगरानी रखने वाले को कहा था। वैसे हाइसम काफ़ी टाइट वाली हो गई तुम्हारे साथ, मतलब ऐसा बदला सोचा भी नहीं जा सकता कोई अपने जिस्म को ऐसे भी ज़ेर कर सकता है। मिसेस दरा उसके लाल चेहरे और लाल नाक को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करती बोली थी। हंस ने आप भी छू छू एक एक को छू देख लूँगा मैं। पता नहीं कौन सी जानलेवा मिर्चें घुसाई थी मेरे परफ्यूम पर। वो चीखता हुआ भांपा था और अपने कमरे में चला गया। भाई ये मैं आपके लिए लाई हूँ। थोड़ी देर बाद जोशी के उसके कमरे में गई थी। वहाँ हाथ में डार्क पिंक कलर की टी शर्ट और वाइट जीन्स लिए। ये क्या है? उसने कहा, ये मेरे कपड़े आप पहन लें, मुझे खुले हैं तो आपको थोड़े फिट होंगे, बट अभी आप शॉवर लेकर पहन लें बिकॉज आपके पास सारे कपड़े खुजली स्प्रे वाले हैं और आपको इरिटेट करेंगे। उसने उसकी चौड़ी बॉडी को देखते हुए कहा था, दिमाग सेट है तुम्हारा? मैं ये लड़कियों वाले कपड़े पहनूंगा? उसका भारा 7वें आसमान पर था। दिल कर रहा था फाह का गला दबा दी उसका। पहन लो है, ऐसे वैसे भी गाड़ी में बैठकर तुमने डॉक्टर के पास जाना है और रात के 12 बजे बज रहे हैं, इस टाइम रश भी नहीं होता। चलो शाबाश। मिसेस द्राब ने प्यार से समझाते हंसी कंट्रोल करते हुए कहा था, आप उन्हें भी इसके जिस्म पर बने रेड बड़े बड़े निशानों से परेशानी हो रही थी। देख लूँगा सबको, कहते हुए ज़ोशा के हाथ से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुसा था और कोई हाल नहीं था और जिस्म पर उसके ऐसे लग रहा था जैसे कीड़े दौड़ रहे हों और हारिश कर करके उसने जिस्म पर जख्म भी बना दिए थे। शावर लेते हुए उसने एहतियातन किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। पहले ही बुरा फंसा हुआ था। बस पानी से शावर लेकर वो बाहर निकला था। कपड़े पहनकर खुद को आईने में देखा। काश एफएससी तुम यहाँ होती, तुम्हारा खून मैं अपने हाथों से करता। खुद को आईने में देखकर जब्त किया था उसने उस पर। मगर जब बाहर निकला तो मिसेस द्राब और ज़ुइशा के कह के नहीं रुक रहे थे। इस टाइम वो कोई चौड़ी सा जान दाढ़ी वाली दोशीज़ा लग रहा था। वो उसकी शर्ट में बमुश्किल ऐसे लग रहा था जैसे सांस ले पा रहा हो। इतनी फिट शर्ट थी, ऊपर से जीन्स की वेस्ट की वजह से उसने सांस अंदर खींचा हुआ था। उनके कहके लगाते चेहरों को गुस्से से देखते, छू छू करते उन पर उसीली नज़र डालते वो गाड़ी की कीज़ उठाता बाहर निकला था। ओए हुए पिंक छमक छल्लो। उसकी गाड़ी घर से निकलते देख फ़ाहा ने कहका लगाते हुए कहा था, डूना फॉलो करो उस सुस्त पिंक कछुए को, यकीनन डॉक्टर के पास जा रहा होगा। बाकी का सीन वहाँ ऑन करते हैं। फ़ाहा ने डूना के कंधे पर चत लगाते हुए कहा। डूना भी हासिम की हालत देखकर हंसा था और उसकी गाड़ी के पीछे लगा दी। ये तो वहीं जा रहा है जहाँ मुझे लेकर गया था। उसने जवाद के क्लिनिक की पार्किंग में गाड़ी रुकते देख डूना से कहा। हासिम ने गाड़ी से उतरकर छींक मारते खुद को खुजाते कहा, इर्द गिर्द देखा, रश ना होने के बराबर था। अपनी पिंक शर्ट ठीक करता वो अनकंफर्टेबल फील करता। अपने मोबाइल पर जवाद का नंबर मिला रहा था। हेलो जवाद, क्लिनिक में रश तो नहीं? उसने गाड़ी भी अंधेरे में खड़ी की थी और अब इधर उधर देखता पूछ रहा था। नहीं यार, रश तो नहीं है, उसने कहा था। अच्छा, क्या तुम मुझे अपने क्लिनिक में पार्किंग पर मेरी गाड़ी में आकर चेक कर सकते हो? हाइसम ने राजदारी से पूछा। व्हाट, दिमाग हिल तो नहीं गया तुम्हारा? अपना सारा सामान उठाकर बाहर लाऊं तुम्हें अपने क्लिनिक की पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी में बैठकर तुम्हें चेक करने के लिए? यहाँ तक आ गई हो तो अंदर भी आ जाओ, खिसको। जवाद ने अफसोस से सारी हिलाते खटक से फ़ोन बंद किया। मजाल जो ये मेरे सिचुएशन कभी समझे। वो गाड़ी में पड़े पेपर्स उठाते उनको अपनी आंखों से थोड़ा नीचे रखते अंदर की तरफ बढ़ा। चल डूना, आज आप पिंक नींदर का तमाशा देखने का वक्त हुआ चाहता है। फ़ाहा ने डूना का हाथ खींचकर बाहर निकाला था और उस तरफ बढ़ी थी जहां हाइसम खुद को खुजाते जा रहा था। रास्ते में कितनी नज़रें उस पर उठी हुई थी और उसे देख रही थी। वो खुद को इस वक्त खुद में जोकर लग रहा था। जवाद के ऑफिस के अंदर घुसते उसने जल्दी से पेपर पीछे किए थे और कुर्सी पर बैठा था। उसकी हालत देखकर जवाद का ना रुकने वाला कहका बुलंद हुआ था। पेट पर हाथ रखे वो बस हंसे जा रहा था। डोंट टेल मी, तो मुझे यहाँ हंसाने आया है? बंदरों की तरह खुद को क्यों घुचा रहा है? उसने कुर्सी पर बैठे लूट पुट होते हुए कहा था। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा
ऑलरेडी मैं गुस्से में हूँ, ये ना हो कि तुम मेरे हाथों मर जाओ। शर्ट में जकड़े अपने जिस्म में से फंसा फंसा सांस लेते कराते हुए कहा था उसने। अच्छा अच्छा ठीक है, डराओ तो ना, ये तो बताओ ये हालत किसने की? उसने हंसी कंट्रोल करते कहा। अच्छा होता वो बीमार मुड़ी इसी दिन मर जाती तो आज मैं इस हालत में ना पहुंचता। खुजली मार स्प्रे, मिर्चों वाला परफ्यूम मेरे, हाँ हाँ खुजली मार स्प्रे, हायसम वो फाहा सुल्तान। तो क्यों चाहते हैं मरना? उसके टेबल पर रखी सीजर्स उठाते हुए उसकी तरफ करते हुए गुस्से से कराया। अच्छा अच्छा मैं चेक करता हूँ। अपनी बतीसी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने कहा। अच्छा, और फिर उसका चेकअप किया, इंजेक्शन लगाकर एक टैबलेट उसे उसी वक्त खिला दी और बाकी की प्रिस्क्रिप्शन उसके हाथ में थमाई। आ जाओ डूना, यहाँ डांगरू का इलाज होता है, ये डॉक्टर मल्टी टैलेंटेड हैं। फ़हा ने डूना के साथ अंदर आते हासम को और जवाद को देखते हुए कहा था। एक्सक्यूज़ मी मिस। हासम को फ़हा को गुस्सैली नज़रों से देखते जवाद ने फ़हा से कहा। वो सर एक्चुअली हमारे पास एक बंदर है, वैसे तो उसका नाम हमने सुस्त कछुआ रखा था, मगर आज से वो मेरे लिए पिंक चमक छलो हो गया। तो क्या है ना सर, उसको खुजली लग गई है और छू छू छींके भी। तो क्या कोई इलाज है आपके पास? उसने हाजिम के इर्द गिर्द घूमते डूना को आंख मारते हाथों को नचाते बड़े प्रतिपाग अंदाज में मुतबस्सम होते हुए कहा था। नहीं मीस, ये इंसानों का हॉस्पिटल है और यहाँ जानवरों का इलाज नहीं होता, तो आप किसी वेटरनिटी हॉस्पिटल जाएं। हाजिम के चेहरे पर धमकता गुस्सा देखते फंसी फंसी हंसते जवाद ने कहा। ओ रियली, पर मुझे तो कुछ और ही। उसने ऑटो को गोल करते हाइसम की तरफ देखते अधूरी बात छोड़ी। ओके हाइसम, मैं ज़रा पेशेंट देख लूँ। जवाद ने हाँ वहाँ से खिसकने में ही आफियत समझी थी। हाइसम का गुस्सा देकर समझ गया था कि अब उस लड़की की खैर नहीं। और डोना, ये डॉक्टर तो मान ही नहीं रहा कि यहाँ। चलो फ़हा, इससे पहले कि वो गुस्से में फटे और हम दोनों की गर्दन मरोड़ दी। डोना ने उसके पास आते हुए उसे खींचा और राजदाराना तरीके से कहा, तुम चलो डोना, आती हूँ मैं। उसने डोना को जाने का कहा था और वो बुन में चकाता चला गया। तो कैसा लग रहा है मिस्टर हाइसम अली खान, द सीनियर SHO? नहीं SHO नहीं है मिस्टर दिस्त कछुए और पिंक चमक छल्लो। तो तुम्हें क्या लगा था फ़ाका सुल्तान चौधरी तुम जैसे थर्ड क्लास बंदर को ऐसे ही छोड़ देगी? वैसे बड़े सुथरी हो गई है तुम्हारे साथ, ये बहुत क्यूट लग रहे हो, खुद को बंदरों की तरह खुजाते। एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट डार्क पिंक कलर में तो बहुत प्यारे लग रहे हो शहजादे। उसने आगे बढ़कर उसके पास थोड़ा सा झुकते उसके दाढ़ी से बड़ी तोड़ी को पकड़ते हुए हिलाते हुए कहा। वैसे कहो तो मैं हेल्प कर दूं? कहते ही उसने उसकी गर्दन के पास अपने नाखूनों से खराशें लगाई थी, जैसे उसे गुजार रही हो। वो बस चुपचाप अपनी मुठ्ठियाँ पीछे उसकी हरकत को नोट कर रहा था। आइंदा मुझे दिन में तारे दिखाने से बेहतर है कि खुद के अंजाम को सोच लेना। अब तुम क्या, तुम्हारी सांसों में जज्ब हुए मेरी तरफ से मिले हुए पेट्रोल के कतरों की खुशबू को भी फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी दिन तो ना टेस्ट जो ख़राब रहने वाला है। उसने अपने हाथों को झाड़ते हुए कहा था। क्या हुआ, सदमे में हो? कोई नहीं, कैरी ऑन। उसको खुद को घुटते हुए टच से मस ना होते देखा। कोई नहीं होता, जब दिमाग पर असर पड़ता है शौक लगता है। नेक्स्ट टाइम FSC को बच्ची समझकर नुकसान पहुंचाने की या उसके करियर के रास्ते में आने की कोशिश ना करना, वरना मेरा बदला लेने का स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है। उसके सामने उसके मुंह के आगे 3 दफ़ा चुटकी बजाते हुए जाने के लिए मुड़ी। जब वो झटके से उठा था, उसकी नाजुक बाजू को मजबूती से अपने हाथ में पकड़े उसकी कमर के पीछे करते एक हाथ उसकी कमर में डाले, उस हाथ के और उसके दोनों हाथों की कलाइयों को जकड़े उसके बालों से बैंड खींचकर दूर फेंका था। फिर उसको दीवार के साथ पिन किया था और उसके चेहरे पर झुका था। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो गुस्से में भभरी थी। खुले सुल्के बाल कुछ उसके कंधे पर बिखरे थे और कुछ मुंह पर आए थे। खुद वो उसकी चौड़ी जिसामत के आगे किसी छोटी सी चूजी के अलावा कुछ नहीं लग रही थी। और फिर उसकी अपनी कलाइयों पर गिरफ्त चाह कर भी वो मचलती हुई उससे 1 इंच भी ना चाहते हुए पीछे हो सकी थी और ना हिल सकी थी। तुम्हारा तो हो गया, अब में मेरी बारी। उसने खुद को ख़त इम्कान नॉर्मल करते, अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब करते, उसकी आंखों में देखते मुतबस्सम लहजे में कहा था। छोड़ो। उसने उसकी आंखों से आंखें चुराते हुए कहा था। FSC, तारे तारे बहुत खेल लिया मैंने तो चलो आज तुम्हें मैं जन्नत दिखाता हूँ, एक ऐसी जन्नत जिसका तुम्हें हर मंजर सुहाना लगेगा, तुम्हारी कसम। हाँ, अगर तुम भी उसके बदले में मुझे मेरी तरीके की जन्नत मुझसे ज़्यादा अच्छे वाले तरीके से दिखाओगी तो इस खेल में और मज़ा आएगा, तुम्हारी कसम। और उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे करते एक आंख
दिखाते हुए कहा और अपनी उसी हाथ के अंगूठे और उंगली के दरमियान उसकी कान की लू को पकड़कर दबाया था इतनी ज़ोर से कि वो झुरझुरी लेती करा कर रह गई। उसके मुंह से सी की आवाज़ निकली, तुम्हारी कसम हर दर्द मीठा जानलेवा होगा। उसके कान के पास होंठ लाते 1 इंच के फासले पर होंठ रखे उसने गहरा सांस लेकर फ्लाइंग किस उछाली थी। उसकी सांसों की तपश कान के रोए रोए से टकराई थी कि वो पूरे काम गई थी। देखो यहाँ नहीं, कहीं दूर चलते, फिर तुम दिखाना और मैं जी भर के देखूंगा। वैसे भी बहुत थक गया हूँ, बीमार भी हूँ। जवान सहारा होगा तो आज रात इस थकावट ज़रा जिस्म के सुकून के लिए। शट अप मिस्टर हाइसम अली धान, अपने औकात में रहो। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो उसकी बात काटती होनहार आंखों से उसे देखती बुरी तरह धाड़ी थी उस पर। औकात दिखाई कहाँ है तुम्हें अभी फ़ाहर सुल्तान चौधरी? औकात तो तुम्हारी पता है क्या है? चंद सेकंड्स में तुम्हें इस्तेमाल करके कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए। वो उससे डबल आवाज़ में उसकी पतली गर्दन को बुरी तरह जकड़े हुए धाड़ा था। अब वो जो थोड़ा बहुत सर हिलाकर उससे अपना आप छुड़वा रही थी वो भी नहीं कर पा रही थी। उल्टा उसकी सख्त गिरफ्त में अब उसकी आंखों में नमी हलकोरे लेने लगी थी। क्या हुआ? दर्द हो रहा है इतनी जल्दी? ऐसे कैसे? फ़ाहा सुल्तान चौधरी तो बच्ची है ही नहीं। लेकिन फ़ाहा सुल्तान चौधरी बच्चों की तरह आंसू बहा रही है। वेरी बैड। कहो तो अपने होठों से इन अनमोल आंसू को चुनकर मैं हराज बख्श सकता हूँ जस्ट फॉर यू। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मेरा टेस्ट इतना बैड नहीं, पर मैं किसी बीमार मुर्गी की आंखों में आंसू भी तो नहीं देख सकता। उसकी लाल होती आंखों से निकलते गर्म स्याल पानी को देखकर अफसोस से तंज करते वो अपने होठों को उसके गुलाबी रुखसार के पास लाया था कि उसने झटके से रूह मोड़कर अपना सर पीछे किया था। ओ, क्या हुआ? तुम ही तो चाहती थी ये नज़दीकी, ये सब कुछ करके मेरी अटेंशन हासिल करके अब मेरे बिस्तर तक इतना बोलो हाय समुलीद, हाँ जितना सहने की हिम्मत हो। उसकी बात सुनकर वो हत्थे से अकड़ी थी, अंदर बहुत कुछ टूट फूट हुई थी। उसके लफ्ज़ चाबुक की तरह लगे थे उसके जिस्म पर। सहने की तो बहुत हिम्मत है, दिख नहीं रहा तुम्हें? तुम जैसी गलाजत की सांसों को काबू में लिए खड़ा हूँ, उससे ज़्यादा क्या सहूँगा? उसने अब उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी नाजुक पतली कमर में उंगलियां दसाते फखरिया अंदाज में कहा। इसी गलाजत ने हायसम अली धान को लोगों से मुंह छुपाने पर मजबूर किया था। क्यों ऐसी हरकतें करके खुद को मजीद मेरी नज़रों में गिरा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते ज़ख्मी शेरनी ज़्यादा खतरनाक होती है? वो भी उसकी आंखों में आंखें डाली उस पर गराई। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत थी। ज़ख्मी शेरनी, हाँ हाँ, वैसे ही ज़ख्मी शेरनी की सांसों की खुशबू बहुत मशहूर कुन है और बकौल तुम्हारे मेरे मुंह का जायका काफ़ी दिन पेट्रोल के कतरों की वजह से ख़राब रहने वाला है। तो क्यों ना इस खुशबू को सांस सांस पिया जाए। उसके तपे हुए सुर्ख चेहरे को देखते गंभीर लहजे में कहते। उसके रीढ़ की हड्डी में होती सुनसाहट को झंझोड़ गया था वो। जवाब में वो उसकी कदर बेबाकी पर उसकी इतनी नज़दीकी पर और उसके जानलेवा तसरात पर वो कड़ह कर रह गई थी और मुंह से हिचकी निकली थी। कैसी सूरत हाल थी कि ना खुद को बचा पा रही थी और ना ही उससे उस दियो हैकल जिन को अलग कर पा रही थी। ऊपर से डूना को भी बाहर भिजवा चुकी थी। बहुत पछताओगे तुम, उसने कुर्ब से कहा था। पछताओ में रहना हायसम अली खान ने सीखा ही नहीं। मुझे ज़ख्मी करके क्या सोच रही थी? यूं ही शोहियाँ दिखाकर चली जाओगी? क्या समझ रखा था मुझे नन्ना का काका या चुटकुला जिसका तुम मजाक बना रही थी? हाँ, मेरी 1% ललकार ने ही तुम्हें ढेर कर दिया, बाकी का 99% कहाँ? उसने जंगारते हुए कहा और आखिर में बुनमेज काते सवालिया नज़र से देखा था। खुद की हैर चाहती हो, मेरे चंगल से निकलना चाहती हो तो तुम डीप किस करोगे मुझे अपनी और इसी वक्त अभी। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही अपनी बाहों में लिए खड़ा रह सकता हूँ तुम्हें। उसने उसकी कलाइयों को बुरी तरह मरोड़ते हुए कहा। अपनी बकवास बंद करो। मैं जानती थी कि तुम घटिया हो, मगर इतने घटिया हो मैं चाह कर भी नहीं सोच सकी। लानत है तुम पर, तुम्हारी सोच पर। वो कलाइयों का दर्द बर्दाश्त करते बोली। आई नो, जब इंसान को शौक लगता है तो वो हो जाता है ऐसा, बट कोई नहीं, तुम सोच लो मैं यही हूँ। मेरे होंठ भी और तुम भी और तुम्हारी कयामत खेज होंठ भी। दफातन उसने उसके होंठों पर उंगली रखते गहरी नज़र से कहा था और कि वो उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हुई थी। डॉक्टर, नर्स, हेल्प, कोई मुझे प्लीज़ बचाओ इस जंगली जानवर से। उसने अब उसको जवाब देने के बजाय चलाना शुरू कर दिया। अभी आवाज़ किसी तक पहुंची नहीं। मैं तो चाहता हूँ तुम और ज़ोर से चलाओ, सब आएँ और फिर पता क्या हो, मैं उस खबर को अपने मतलब का रंग देकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूँ। अपना नाम देकर। क्यों?
कि अक्सर मामलों में ऐसा ही होता है ना, लड़की लड़के के साथ इस सिचुएशन में पकड़ी जाए तो लोगों की कोशिश होती है कि वो उस लड़की की इज्जत की खातिर उसे उसकी शादी करवा दें। उसने राजदाना तरीके से उसके कान के पास झुकते कहा। उसकी बात सुनकर वो डर गई थी। अगर वाकई कोई उसे ऐसा हालत में देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती सबके सामने उसकी, उसके खानदान की, और घर पर क्या बताती कि रात उस पहर वो एक अस्पताल के क्लिनिक रूम में उसके साथ क्या कर रही थी। सोच कर ही उसे अपना वजूद गंगार लगा था। क्या चाहते हो? अपने आंसू को पीते हुए उसने बेतासुर नजर से कहा था। डीप किस। और उसने सर्द और स्पाट लहजे में उसके जिस्म की गहराइयों में खोते हुए कहा था। देखो हायसम, तुम अपना काम, इस कमरे से तुम इसी सूरत बाहर जाओगी फहाद सुल्तान चौधरी, जब तक तुम मुझे किस नहीं कर देती, अदरवाइज इट्स ऑल ऑन यू। उसने कटीले लहजे में बात काटी थी। देखो हायसम, मैं ये नहीं कर सकती, हम एक दूसरे के लिए ना महरम। ओह शट, अब ना महरम और महरम की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती मिस फहाद सुल्तान चौधरी। इतनी तुम बाकबाज हो तो इस वक्त आधी रात इस क्लिनिक में क्या कर रही हो, वो भी उस डेढ़ फिटे डूना के साथ? और कैसे पता कितनी रातें, और किसे पता कि कितनी रातें उसके साथ भी। वो कहते कहते चुप हुआ। फहाद ने उसके लफ्ज़ों पर दर्द और कर्ब से उसकी तरफ देखा। वो जानता ही क्या था उसके बारे में, फिर क्यों बात बेबात उसकी ज़ात, उसके किरदार को निशाना बना रहा था, खुद को उसकी ज़ात के सामने अपने लफ्ज़ों से शैतान बना रहा था। वो जानती थी वह ऐसा वलीद सुहान है, वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपनी कही बात को पूरा ना करवा ले इससे। वो ये भी जानती थी कि उसके आगे अब उसकी मन्नत फजूल है। वो टकराई थी उससे तो अब उसे पाश पाश पे होना था, मगर वो भी फहाद सुल्तान चौधरी थी। कमज़ोरी में हारना उसने अभी नहीं सीखा था, मगर उसके लफ्ज़ों के ताज ने उसने अपनी एक हिचकियों को रोका नहीं था। रोना बंद करो, ये ड्रामे करोगी तब भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। शुक्र करो ये डिमांड मैंने सबके सामने नहीं की। उसने उसके पीछे से बाल पकड़कर मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा। उसके बालों के साथ सर की जल्द भी खींची थी, और पीछे की तरफ उसने उसे खींचा जल्दी से। अपने थरथराते लबों पर ज़बान फेरते हुए उसने हासिम के होनहार आंखों में देखा था, जहाँ जिद थी बेमोहर हुक्म की अपनी नम पलकों को गिराते। खुद में हिम्मत करती, आंखें बंद करती, वो अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाई थी और होंठों के पास वो उसके नाजुक चेहरे पर तीखी नाक और आंसू से तर चेहरे पर नजरें गाड़े खड़ा था। थरथराते नाजुक बड़े गुलाबी लबों के हायसम को झंझोड़ा था। सहमा डरा खौफजदा चेहरा क्या कुछ नहीं कह रहा था उससे। वो तलही से मुस्कुराया। उससे पहले कि वो उसके होठों पर होंठ रखती उसने झटके से उसे छोड़ा। इतनी बेदर्दी से उसे पीछे को धक फेंका था कि वो करा कर रह गई। मिस फहाद सुल्तान चौधरी, यह है तुम्हारी औकात? उसे नीचे गिराकर वो कहका लगा था, उसके पास झुका था। तुम मेरे मुंह लगने के भी काबिल नहीं हो। नेक्स्ट टाइम मेरे घर से मेरी चीज़ों से दूर रहना, वरना इतने कुत्ते छोड़ूंगा तुम पर कि मरने के बाद भी कभी जिंदगी की ख्वाहिश नहीं करोगी। हायसम वलीद हान राह चलती लड़कियों को अपनी सांसें चुनने की इजाज़त तो क्या, अपनी जूती की हाँक चुनने की इजाज़त भी न दे। उसने जबड़े को पकड़कर खींचकर झंझोड़ते वो 1 मिनट रुके बगैर वहाँ से लंबे लंबे डग बढ़ता चला गया, और पीछे उसे बदकिरदार खलाजत का ढेर और पता नहीं क्या क्या कहता बेमोल कर गया। उसके लफ्ज़, उसके जुमले किसी ताज़ियाने की तरह उस पर लग रहे थे। अच्छा हुआ हारिस वलीद खान तुम खुद मुझे धुतकार गए, वरना तुम्हारे होठों पर थूक कर तुम्हारी औकात तुम्हें अच्छे से याद करवाती कि फिर कभी तुम किसी लड़की को कमज़ोर समझकर उस पर अपनी मर्दानगी का रौब न झाड़ती। नहूर से दान किचकिचाते कहा था उसने। काफ़ी देर बाद हिम्मत करती, अपने आंसू साफ करती वो उठी थी। अपना बैंड पकड़ कर बाल बांधे थे और आंसू पीती बाहर की तरफ बढ़ी थी। आर यू ओके? इतनी देर लगा दी। उसके गाड़ी में बैठते उसकी सुर आंखों और सुरनाक को देखते पूछा था डोना ने। कुछ नहीं, घर चलो डोना, उसने धीमे लहजे में कहा। उसने कुछ कहा क्या फहाद? डोना ने पूछा। डोना प्लीज़ घर चलो, उसने रोते हुए मिन्नत की। ओके रिलैक्स, डोना ने उसे रिलैक्स करते कहा। मुझे इस पजल बॉक्स के बारे में कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं? अरसम ने पजल बॉक्स बनाने वाली कंपनी से रब्ता किया था और फिर वहाँ के ओनर के सामने जाकर बैठा था और उससे पूछ रहा था। ये पजल बॉक्स काफ़ी यूनिक है, ऐसा पजल बॉक्स मैं शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मगर इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यह पाकिस्तान की किसी कंपनी का बना हुआ नहीं लग रहा। उसने पजल बॉक्स को देखते हुए कहा था। आर यू श्योर? अरसम ने पूछा। यह श्योर। उस पर कुंदा उस नाम के नीचे जो ये ST का लोगो है उसकी वजह से मैं पहचान पाया ये चाइना की पजल आइटम कंपनी है कि ओनर सीनियर टेम्बर का लोगो है और ये हास वहीं से बनाया गया है। उसने अरसम की मालूमात में इजाफा किया था। ओके थैंक यू सो मच सर फॉर इन्फॉर्मेशन। वो शुक्रिया करता उसे मुसाहिफा करता बाहर निकला था। भाई आप तैयार हैं जाने के लिए? कल बिरबल ने उसके कमरे में आकर पूछा था उससे। तैयार तो हूँ मैं, मगर मैंने एक चीज़ सोची है। मम्मी ने काफ़ी घूंट भरते हुए कहा। अगर हम जोशा को ही उसके भाई के सामने लाकर खड़ा कर दे तो? मम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा था। क्या मतलब भाई? मैं कुछ समझा नहीं। बिरबल ने हैरानगी से पूछा। मतलब ये कि अगर जोशा हायसम से कहे वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करना चाहती है तो वो अपनी बहन की मोहब्बत में कभी भी इनकार नहीं करेगा।
मोमिन ने काफ़ी का काप दोबारा अपने लबों से लगाते हुए कहा था, मगर वो ऐसा नहीं करेगी भाई, वो डरती है, मुझसे नफरत करती है, फिर वो क्यों अपने भाई को मनाएगी। बिरबल ने बेजारियत से कहा, देखो बिरबल, वो बिरबल से नफरत करती है, मोमिन से तो नहीं। अगर मैं उसके सामने जाकर उसको यकीन दिलाऊं अपनी मोहब्बत का और उसके डर का राजदार बन जाऊं, तो जब मैं उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करूंगा तो वो मेरे हर कहे को मानेगी। बकौल तुम्हारे, वो उस लड़की के पास भी तो इसलिए ही रही और उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ हॉस्पिटल गई, क्योंकि वो गाइड था, उसके लिए गाइड था। अगर किसी बहाने से तो मैं उसे तुम्हें डराता देख लूँ और उसका हमराज बनकर उसे प्रोटेक्ट करूँ, उसके नज़दीक हो जाऊँ, तो वो मेरे करीब हो जाएगी, और जब ऐसा हो गया तो उस वक्त वो हमारे बस में होगी, इस गर्म लोहे की मानद जिसे हम जैसे चाहें मोड़ लें। मोमिन ने उसको बड़ी चालाकी से समझाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप वो मुझसे शादी करने के लिए अपने भाई से टक्कर ले सकती है। बिरबल ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है। देखो प्यार में लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, और रही बात जोशा की, तो ऐसे लोग जो डर में मुब्तला होते हैं, उन्हें अपने डर से लड़ने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और हम उसका वो सहारा बनेंगे। मोमिन ने गहरी सोचते हुए कहा, यानी उसका डर भी और उसकी हिम्मत भी। मैं डर पैदा करूंगा जैसे मैं पहले कर रहा हूँ, और आप हिम्मत बढ़ाएंगे उसकी, और इस तरह से हम उसके दिमाग से खेलते हुए इसके दिल तक पहुँचेंगे। राइट। बिरबल ने उंगलियां पियानो की तरह बजाते हुए कहा था, एग्जैक्टली आप तो मेरी मुलाकात कब करवाओगे उससे, मोमिन ने पूछा था। आज गया था मैं उसकी तरफ, अपनी दोस्त से बात कर रही थी, कल उसने उसकी बारात पर जाना है, वहीं आप उसकी हिम्मत बनेंगे और मैं उसका खौफ। बिरबल ने कहका लगाया था और ख्यालों ही ख्यालों में होश होने लगा था। बिरबल, हाइसम अली खान SHO है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है उसके घर के चारों तरफ इतराफ, और फिर मैंने यहाँ तक सुना है कि CCTV कैमराज उसके घर की निगरानी करते हैं, फिर भी तुम जोशा के कमरे तक कैसे पहुँच जाते हो। मोमिन ने हैरानगी से अपनी उलझन दूर करने के लिए पूछा था। सिंपल है भाई, उस घर की एक मुलाजमा मेरी मुट्ठी में है, नसरीन हाला। और रही बात ये जानने की कि वजोशा के कमरे में कैमराज हैं, तो उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे, उसको कहकर ही मैं वहाँ से कैमराज हटवाए थे, और उसके गले पर छुरी रख कर कहा था कि कोई भी बहाना करके अपने कमरे से कैमराज हटवा ले, और यही हुआ था। अगले दिन उसके कमरे से कैमरा गायब थे। बिरबल ने बड़ी महारत से अपनी कार्रवाई बताई थी। खतरनाक बिरबल, मोमिन ने बात सुनते कहका लगाया था, और बिरबल भी उसका साथ देने लगा था। गाड़ी बार के सामने रोककर उसने उतरते हुए गाड़ी के शीशे में देखा था, जहाँ उसके निचले लब के पास लिपस्टिक के निशान थे। उसने गाड़ी में पड़े टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकाल कर अपने होंठों के पास लिपस्टिक साफ़ की थी, फिर कान के पास से और गर्दन पर से मार्क साफ़ किए थे। टिश्यू फेंकने के बजाय उसने पॉकेट में रखा था। मानी है इस तलख मुस्कुराहट चेहरे पर सज जाते। चल बता, मेरी बीवी को ड्रिंक तूने सर्व की थी ना, किससे पूछकर और क्यों। अरहम अंदर जाते ही काउंटर पर खड़े लड़के का गिरबान पकड़ चुका था। अरहम भाई छोड़ें उसे, उसने तो हेल्प की। भाभी को ड्रिंक देने की, तो जब वो उस पर चिल्लाएगी मांगेगी तो वो वेटर सर्व करेगा ही, और वो यहाँ का नौकर है, मालिक नहीं। हम यहाँ अपनी मर्जियाँ नहीं चला सकते। आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर ये मुझे कॉल करके ना बताता तो हम कैसे आज उन्हें बचा पाते। बिलाल ने रहम को रोकते हुए उस वेटर को उठाते हुए कहा, किसकी हरकत है ये, मुझे उसका अभी और इसी वक्त नाम चाहिए, वरना खुदा की कसम बिलाल, इस बार को तुम सब समेत जलाकर राख कर दूंगा। उसने होनहार नज़र से उंगली उठाते हुए वहाँ मौजूद एक शख्स को वार्न करते हुए कहा था।